Hello everyone, welcome to Wow IS, and today we are bringing you another awesome video which is our MCQ for 18th of August. So let's start guys. Before starting, please do not forget to subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for any further update. You can also join our Telegram channel where we are providing so much material for UPSC preparation. Okay, so let's start. Question number 1 is, which of the following countries are part of Caribbean community? Okay, which is the CARICOM, Caribbean community. Now first is एंटीगुआ, बहामास, जमैका एंड वेनेजुएला. आपको बताना है कौन कौन सा स्टेटमेंट इनमें से सही है. तो जो हमारा कॉन्टेक्स्ट है वो ये है कि इंडिया ने $1 मिलियन का ग्रांट दिया है टू एंटीगुआ एंड बरबूडा to fight the COVID-19 pandemic. Okay, now this Caribbean community, it comprises of 15 members. मैं ये रीड कर देता हूँ आपके सामने. ओके, एंटीगुआ, बरबूडा, बहामास, बारबाडोस, बेलिजे, डोमिनिका, ग्रेनाडा, गयाना, हैती, जमैका, मॉन्स्टेरेट, सेंट किट्स एंड नेविस, सेंट लूसिया, सेंट विंसेंट एंड द ग्रेनेडाइंस, सुरिनाम एंड ट्रिनिडाड एंड टोबैगो. नाउ जो हमारा फोर्थ ऑप्शन है वेनेजुएला, ये नहीं आता है. वेनेजुएला इज़ इन लैटिन अमेरिका. ओके, साउथ अमेरिका में है वेनेजुएला. तो फोर्थ ऑप्शन को अगर आप एक्सक्लूड कर देंगे तो बाकी तीनों कैरिबियन कम्युनिटी में है, और इसीलिए क्वेश्चन ईजी बन जाता है. आपको एग्ज़ाम में भी रियल टाइम में ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जहाँ केवल एक ऑप्शन बहुत ही डिस्टिंक्ट होगा और वो सारे ऑप्शनों में रिफ्लेक्ट होगा. जैसे कि आप देखिए बी, सी एंड डी ऑल कंटेन्स 4 वेनेजुएला, और आप कॉमन नॉलेज है कि वेनेजुएला कैरिबियन में नहीं आता है. तो बचा जो ऑप्शन हमारे पास ए, वो हमारा आंसर है. तो ऐसे आप यूपीएससी में आपको काफ़ी सारे इनफैक्ट क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे जिसमें आपको एलिमिनेशन करना है, और वो एलिमिनेशन हम इजीली कर सकते हैं. सो 6 मंथ में इसकी प्रेसिडेंशियल जो पोस्ट है वो रोटेट होती है. मतलब एक प्रेसिडेंशियल कंट्री को 6 मंथ्स मिलते हैं, उसके बाद वो रोटेट होती है. ओके, चेयरमैनशिप. नाउ इट इज़ अ सिंगल मार्केट एंड इकोनॉमी. एंड जैसा कि मैंने आपको बताया इसके 15 मेंबर्स हैं जिसका मैंने आपको नाम बताया, एंड इट वाज फॉर्म्ड इन 1973. दिस इज़ नॉट वेरी रिलेवेंट बट स्टिल. ओके, सो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड गाइस. Now question number 2 is International Labour Organizations Conventions 138 and 182 are related to A. Adaptation of agriculture practices to global climate change. B is the child labour. C is regulation of food prices and food security. Or is it D, gender parity at the workplace? So एक kingdom है, the Kingdom of Tonga. And it has outlawed the worst forms of child labor. Okay, so इसने outlaw कर दिया है, and this makes the Convention 138 and Convention 182 specifically universally ratified convention. Okay, so ये universally ratified है, and okay, यहाँ से आपको आंसर मिल गया है हमारा कि जो ये कन्वेंशंस हैं 138 एंड 182 दैट आर रिलेटेड टू द चाइल्ड लेबर. नाउ दीज कन्वेंशंस, ये कमिटमेंट शो करता है कंट्रीज़ का कि ये वर्स्ट फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर को एलिमिनेट करना, फिर सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन को एलिमिनेट करना. ओके, फिर चिल्ड्रंस हेल्थ पे ध्यान देना. तो काफ़ी सारी ये चीज़ें हैं, बहुत ही जनरल चीज़ें. ओके, चाइल्ड लेबर, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, स्लेवरी, इन सब से इनको बचाना, यही 138 एंड 182 कन्वेंशन जो है इनका मकसद है. तो हम आगे बढ़ते हैं. Now question number 3 is consider the statements with respect to National Health Authority. आपने 15 अगस्त जो इंडिपेंडेंस डे था हमारा, उसकी स्पीच में प्रधानमंत्री ने बोला था एक नेशनल हेल्थ आईडी के बारे में. ओके, नेशनल हेल्थ आईडी. नाउ उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन बनाया गया है. तो स्टेटमेंट 1, इट इज़ द एपेक्स बॉडी responsible for implementing India's flagship public health insurance scheme, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना. Second statement, National Health Authority is governed by a governing board chaired by the Prime Minister. And statement 3, it will store and analyze the records of all the patients in India. तो National Health ID, okay, ये एक वॉलेंटरी आईडी है. जो भी पेशेंट्स चाहते हैं वो अपना, उनको एक नेशनल हेल्थ आईडी बनानी पड़ेगी, और उनके जितने भी रिकॉर्ड्स हैं वो इस डिजिटली फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे, डिजिटल फॉर्म में.
Okay, so that is the significance of National Health ID and it is voluntary in nature. हाल फिलहाल के लिए voluntary है. Okay, now this will store and analyze the records of all the patients in India. So ये all the patients in India is not correct till now. Okay, so तीसरा statement जो है हमारा वो गलत है. Remember आपको incorrect statement इसमें identify करना है. Now talking about the National Health Authority, ये सक्सेसर है नेशनल हेल्थ एजेंसी का. ओके, नेशनल हेल्थ एजेंसी था 2018 में, इसको रिप्लेस करके बना नेशनल हेल्थ अथॉरिटी. एंड दिस अंडरटेक्स द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द फ्लैगशिप इंश्योरेंस स्कीम प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना. तो पहला जो स्टेटमेंट है वो एकदम सही है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना इसी के अंडर में आती है. नाउ दिस नेशनल हेल्थ अथॉरिटी is governed by a governing body chaired by not the Prime Minister but our Health Minister. The Minister in charge of the Health and Family Welfare Department. Health Minister इसको हेड करते हैं. तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो है हमारे वो हैं B, 2 and 3. ओके, आई होप दिस इज़ क्लियर. तो जिसको भी अपने डिजिटल फॉर्म में अपने हेल्थ रिकॉर्ड्स चाहिए वो एक नेशनल हेल्थ आईडी क्रिएट कर सकता है. ओके, क्वेश्चन नंबर 4, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू द नेशनल कैडेट कॉर्प्स. अब एनसीसी के बारे में हम जैसे ज़्यादातर लोगों को पता है तो इसमें हम बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे. स्टेटमेंट 1, इट इज़ ओपन टू ऑल रेगुलर स्टूडेंट्स ऑफ स्कूल्स एंड कॉलेजेस ऑन अ मैंडेटरी बेसिस. स्टेटमेंट 2, it falls under the purview of Ministry of Home Affairs. And statement 3, it is a tri-service organization that comprises of Army, Navy and Air Force. तो कॉन्टेक्स्ट क्या है, प्राइम मिनिस्टर ने अपनी इंडिपेंडेंस डे स्पीच में ये बोला कि एनसीसी का एक्सपेंशन होगा. ओके, एनसीसी का एक्सपेंशन होगा इन द बॉर्डर एंड कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स विच नंबर अराउंड 173. तो इन 173 या फिर 173 डिस्ट्रिक्ट्स में विच आर बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट एंड कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स, यहाँ पे एनसीसी इंस्टीट्यूशनलाइज्ड एक्सपांशन होगा. ओके, नाउ इट फॉल्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस. होम अफेयर्स में ये नहीं आता है, डिफेंस में आता है. तो ये स्टेटमेंट जो है वो हमारा गलत है. ऑल्सो इट इज़ ओपन टू ऑल रेगुलर स्टूडेंट्स ऑफ स्कूल्स एंड कॉलेजेस बट नॉट ऑन अ मैंडेटरी बेसिस. इट इज़ वॉलेंटरी इन नेचर. दिस यू मस्ट रिमेंबर, इट इज़ वॉलेंटरी. तो पहला स्टेटमेंट भी हमारा जो है वो गलत है. नाउ इट इज़ अ ट्राई सर्विस ऑर्गेनाइजेशन दैट कंप्राइज ऑफ आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स. ये स्टेटमेंट एकदम सही है. काफ़ी लोगों ने एनसीसी को ज्वाइन भी किया होगा तो दे नो अबाउट दिस ऑर्गेनाइजेशन. ऑल्सो फिर आपको काफ़ी चीज़ें इसमें सिखाई जाती हैं, एडवेंचर स्पोर्ट्स कराए जाते हैं, एडवेंचर एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं, तो डिसिप्लिन इम्बाइब करते हैं, वो सब तो हम जानते ही हैं. तो ओनली स्टेटमेंट विच इज़ करेक्ट इज स्टेटमेंट 3. बट यहाँ इन्होंने पूछा है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, तो वो है A, 1 and 2. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. क्वेश्चन नंबर 5 इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज. अब आपको इससे कुछ नाम से ही समझ में आ रहा होगा, कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज. सो स्टेटमेंट 1, it is a specialized non-banking financial corporation that engages in the business of acquisition of shares and securities. And statement 2, core investment company registered with the RBI has an asset size of above rupees 10,000 crore. Now जो context है वो ये है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने गाइडलाइंस को रिवाइज किया है फॉर दीज कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज. नाउ कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज एज द नेम सजेस्ट, दीज आर NBFCs, non-banking financial companies which are engaged in the acquisition of shares and securities. Okay, तो shares और security acquisition में इनका रोल होता है. 90% इनका जो net assets होते हैं these are invested somewhere like in equity shares, equity में होते हैं, फिर आपके बॉन्ड्स में, डिबेंचर्स में, डेट में, लोन्स में और ग्रुप कंपनीज़ में. ओके, और ये भी है कि 60% से कम एसेट्स इनके जो ग्रुप कंपनीज़ हैं उनमें होने चाहिए. ओके, 60% एसेट्स जो हैं डेट शुड बी इन द ग्रुप कंपनीज़, उनके इक्विटी शेयर्स में होने चाहिए. और 90% टोटल नेट एसेट्स जो हमने डिस्कस किए वो या तो इक्विटी में हो सकते हैं, डिबेंचर्स में हो सकते हैं, डेट में हो सकते हैं, लोन्स में हो सकते हैं. तो बेसिकली जो इनका काम है वो है एक्विजिशन ऑफ शेयर्स एंड इक्विटीज़, सिक्योरिटीज़. ओके, नाउ दूसरा स्टेटमेंट, कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी रजिस्टर्ड विद RBI हैज़ एन एसेट साइज ऑफ अबव रुपीज़ 10,000 crore. दिस सीम्स टू एग्जाजरेटेड गाइज. ओके, सो जो ये लिमिट है ये है रुपीज़ 100 crore.
10,000 करोड़ बहुत ज़्यादा होते हैं। ओके, सो हमारा जो आंसर है, करेक्ट स्टेटमेंट हमको आइडेंटिफाई करना है और वो है A1 ओनली। सॉरी, दिस इज़ A, इट इज़ 1 ओनली। इसी के साथ हमारा आज का MCQ ख़त्म होता है। एक और चीज़ जो याद रखने वाली है वो ये है कि दीज एक्सेप्ट पब्लिक फंड्स। पब्लिक फंड्स ये कंपनीज एक्सेप्ट कर सकती हैं। तो आई होप यू लाइक इट गाइस। इसी के साथ हमारा आज का MCQ ख़त्म होता है। आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। वील मीट टुमारो। थैंक यू।